गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सो फ्रेश मॉर्निंग की क्लास की स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब लोग अच्छे तरीके से अपना सीटिंग अरेंजमेंट कर लो। देन वी गो टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी स्टार्ट। A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which one of the following methods will advise. एक नवविवाहित स्वस्थ जोड़ा गर्भ निरोधक की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछ रहा है और नर्स निम्नलिखित में से किस विधि की सलाह देगी? फर्स्ट, बैरियर मेथड बाधा विधि, रिदम मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस या कंबाइंड ऑरल पिल्स। आंसर अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में दो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, देन यू गो फॉर द आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एक न्यूली मैरिड कपल है और वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से क्या एडवाइस मांग रहा है? कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस मांग रहा है। तो इन चारों में से आप जो है एक नर्स है वो उसको कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्शन सजेस्ट करेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिटेल से पढ़ लें। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। सो वी स्टार्ट नाउ। कॉन्ट्रासेप्शन या फिर हम इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मेथड, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग मेथड ये क्या होते हैं कि नॉर्मली अगर किसी कपल को अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में नॉर्मल जो है गैप करने के लिए 3 इयर्स का गैप होता है, नॉर्मल 3 साल का गैप करने के लिए। देन फैमिली कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स का यूज किया जाता है जिससे क्या हो सकती है, फैमिली कंट्रोल हो सकती है। और नॉर्मली आप लोगों को एलिजिबल कपल और टारगेट कपल की भी डेफिनेशन में बता दूं। एलिजिबल कपल और टारगेट कपल मेनली क्या होते हैं? एलिजिबल कपल में जो नॉर्मल जो कपल है उसके अंदर जो फीमेल है, क्या है, फीमेल है, उसकी एज जो होगी वो 15 to 45 इयर्स है। क्या है? 15 to 45 इयर्स। यानी हम लोग कह सकते हैं ये क्या एक तरह का रिप्रोडक्टिव पीरियड कह सकते हैं। 15 से 45 जो है वो क्या है, विमेन के लिए रिप्रोडक्टिव पीरियड है, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लाइमेट्रिक पीरियड है। क्या है? क्लाइमेट्रिक पीरियड है। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज है। क्या है? चाइल्ड बियरिंग एज है, क्योंकि एक बार 30 नॉर्मली जो है 35 के अक्रॉस प्रेगनेंसी कंसीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इफ पॉसिबल है तो देन इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो बेटर होता है कि जो डॉक्टर है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो भी वुमेन एडवांस एज की होती है, लाइक 30 क्रॉस कर जाती, तो डॉक्टर उन्हें मना करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि आगे चलकर प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज। तो 15 से तो एलिजिबल कपल की ऐसा कपल जिसके अंदर फीमेल की एज जो है वो 15 से 45 है, तो वो जो है क्या रहेगा, एलिजिबल कपल। और एलिजिबल कपल वो होते हैं जो क्या कर सकते हैं, बेबी को डिलीवर कर
नेक्स्ट है टारगेट कपल. व्हाट इज द मीन ऑफ टारगेट कपल? ऐसा कपल who have been completed their family with with टू चिल्ड्रन. ऐसे कपल जिसने अपनी जो फैमिली है वो 2 बच्चों से क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट है या जो WHO है उनको क्या सजेस्ट करती है, परमानेंट मेथड का सजेस्ट करती है और बोलती है फैमिली पूरी हो चुकी है. तो ऐसे जो है होते हैं टारगेट कपल होते हैं. अब नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोल सकते हैं अपन, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन उसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, 99% इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए. साइड इफेक्ट होंगे बट लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट, नो सुपरविजन रिक्वायरमेंट, किसी भी क्या होनी चाहिए, सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. लेस फेलियर रेट होनी चाहिए, है ना, लेस क्या होनी चाहिए, फेलियर रेट होनी चाहिए. और हम क्या बोल सकते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन को कि बेस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, गुड इफेक्टिवनेस होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मिनिमम ऑफ कॉस्ट होना चाहिए. फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो कोई जो है कपल परचेस नहीं करेगा और ऐसे पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो जाएगी. इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए या फिर मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए. तो ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिवर्सिबल होना चाहिए कि जब कपल को अगर वो परमानेंट मेथड यूज ना करके टेम्पररी मेथड यूज कर रहा है फैमिली प्लानिंग के लिए तो वो क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, जब तक के लिए उनको इफेक्ट चाहिए तो वो गुड इफेक्टिव होने चाहिए और 99% इफेक्टिवनेस के साथ होने चाहिए. लेस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए. फेलियर रेट भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए. देन नो सुपरविजन रिक्वायरमेंट, ज्यादा गाइडेंस और रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए. फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने चाहिए या फिर मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल होने चाहिए. तो ये तो क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के उदाहरण. और नॉर्मली ये लॉन्ग लास्टिंग भी होने चाहिए. और एक पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना कि जो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, अगर एग्जाम में है फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में आया था. कब आया था, 1951 में. और सबसे पहला जो कंट्री थी इसको इनिशिएट करने वाली वो कौन थी, इंडिया थी, है ना. इंडिया में सबसे पहले फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम क्या हुआ था, इनिशिएट हुआ था. और सबसे पहला प्रोग्राम इंडिया में कौन सा था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इसमें बताया गया था कि जिन कपल ने 2 बच्चों से अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है तो उन्हें परमानेंट मेथड यानी वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी हम आगे पढ़ेंगे उसका यूज करना चाहिए. अब नेक्स्ट, जो ये कॉन्ट्रासेप्शन है तो कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हम एक इंडेक्स यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, पर्ल इंडेक्स. क्या है, पर्ल इंडेक्स. पर्ल इंडेक्स या फिर 100 वुमन ईयर, इसको और क्या बोलते हैं, 100 वुमन ईयर. ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है नॉर्मली देखना कि इसमें ना इफेक्टिवनेस पता की जाती है कॉन्ट्रासेप्शन की, क्या की जाती है, इंटरेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन की जो है इफेक्टिवनेस का पता लगाया जाता है या फिर किसका असेसमेंट किया जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का असेसमेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. असेसमेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगर पूछे किस इंडेक्स से पता किया जाता है तो किससे पता किया जाता है, पर्ल इंडेक्स से पता किया जाता है. अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे.
एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, अगर कोई यूज कर रहा था तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर इनटू 1200, ये इसका फॉर्मूला है। तो कितने जो लोग हैं वो लोग यूज कर रहे थे, है ना, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी लिखेंगे यहाँ पे कितने जनों को हुई और इंटू 1200 से कर देंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मली हम बताते हैं और आप ध्यान रखना, अगर इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1300 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, कितने महीनों तक यूज किया, इंटू 1200। ये तो क्या हुआ? नॉर्मल फॉर्मूला है किसका? पीआई का, पर्ल इंडेक्स का। क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? असेसमेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रासेप्शन, काफी टाइप्स के होते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो क्या होते हैं? काफी टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हम पता लगाएंगे? एक तो होता है सबसे पहले नॉर्मल जो है कॉन्ट्रासेप्शन, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पता लगाएंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हम देखें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो फर्स्ट तो क्या है? नेचुरल मेथड, क्या है? नेक्स्ट नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। नेक्स्ट जो है हार्मोनल, हार्मोनल। और जो फोर्थ है वो क्या है? आईयूसीडी या आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये है ना चार टाइप के, तो क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। अब इनमें भी ये जो मेनली है ये किसके अंदर आते हैं? टेम्परेरी मेथड के अंदर, यानी कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी क्या है? अनवांटेड है। बाद में जब भी अगर फैमिली कपल चाहे तो फैमिली कंटिन्यूशन कर सकती है। तो ये जो टेम्परेरी है या फिर क्या है? रिवर्सिबल है। क्या बोल सकते हैं इनको अपन? रिवर्सिबल बोल सकते हैं। देन जो परमानेंट है, परमानेंट के अंदर क्या आते हैं? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्या आते हैं? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अभी तक देखो मैंने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वापस। पहले एक बार आप नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिटेल से सुन लो। नॉर्मली जो है कॉन्ट्रासेप्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट, या जिसको अपन इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इरिवर्सिबल। ये वेसेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है। अब नॉर्मली जो नेचुरल मेथड है ना, ये चार है। एक तो नेचुरल है, एक बैरियर है, एक हार्मोनल, एक आईयूडी है। नेचुरल में क्या है? काफी सारे जो है मेथड यूज होते हैं। कौन कौन से देखना इधर, नेचुरल मेथड में कौन कौन से मेथड यूज होंगे, एक बार देखो इधर। नेचुरल में देखना कौन कौन से मेथड यूज होंगे। फर्स्ट होगा कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है कैलेंडर मेथड, नेक्स्ट जो है कैलेंडर मेथड। और नेक्स्ट क्या है? लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया। और एक है सिम्टोथर्मिक मेथड, और एक है सिम्टोथर्मिक मेथड। अब इन मेथड्स के बारे में आप थोड़ा सा सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमने पढ़ा नेचुरल मेथड के बारे में, और नेचुरल मेथड किसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है? किसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है?
टेम्पररी या रिवर्सिबल मेथड के अंदर। और देखना हम क्या, और हम एक अब्स्टिनेंस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक क्या होता है? अब्स्टिनेंस। क्या होता है? इंक्लूड अब्स्टिनेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये कॉइटस इंटरप्टस क्या है? तो नॉर्मली जब इंटरकोर्स परफॉर्म होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट इस स्पर्म के अंदर जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड वेजाइना में इंसर्ट होने से पहले क्या करते हैं, मेल पार्टनर जो है वो अपने पेनिस को विड्रॉल कर लेता है। क्या कर लेता है? पेनिस को विड्रॉ कर लेता है। और जो भी सीक्रेशन है, यानी जो भी स्पाइन सीमाइनल सेमाइनल फ्लूइड है, जो भी सेमाइनल फ्लूइड है, जो भी सेमाइनल फ्लूइड है उसको आउट ऑफ वेजाइना क्या कर देता है? सीक्रेट आउट कर देता है। तो नॉर्मली उस सीमन में क्या रहेंगे? स्पर्म रहेंगे। तो स्पर्म जब एंटर ही नहीं कर पाएंगे बॉडी में, तो कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो क्या हो गया? कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, जब भी ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट मेल को पता अगर चलने वाला है कि इजाकुलेशन होने वाला है, तो वो क्या करेगा? बिफोर इजाकुलेशन पेनिस को विड्रॉ करके आउट ऑफ वेजाइना के क्या करेगा? सीक्रेशन को सीक्रेट कर देगा। नेक्स्ट, और इसमें बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए, हो सकता है इसकी फेलियर रेट क्या है? ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर इसको आइडियल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की चलती है, और 14 डेज पे ऐसा माना जाता है कि ओव्यूलेशन होता है। कितने दिन पे? 14 डेज पे होता है। तो जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन जो फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसको क्या 28 डेज क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा? नॉर्मल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इस सेल्सियस में, सॉरी 1 डिग्री नहीं है, 0.3 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान अगर बढ़ा हुआ दिखे तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ओव्यूलेशन को। क्या करेगा? ओव्यूलेशन को। और फीमेल को पता चल गया कि ओव्यूलेशन हो चुका है, तो वो जो है कॉइटस एक्ट अवॉइड करेगी। तो ये भी एक तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव का। नेक्स्ट है कैलेंडर मेथड। क्या है? कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड को ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड ऑल्सो नोन एज रिदमिक मेथड। रिदम मेथड या रिदमिक मेथड, जो इसमें बोला जाता है कि फर्स्ट और लास्ट यानी फोर्थ, ये फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक जो है वो सेफ होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, लेकिन जो सेकंड है और थर्ड है वो क्या होते हैं? अनसेफ होते हैं। क्या होते हैं? अनसेफ होते हैं। इसलिए इन दोनों मिड वीक में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, बाकी फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक में कर। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमनोरिया। तो जब भी जो है वुमन है, क्या है? वुमन है, वो डिलीवरी के बाद 6 मंथ्स तक बेबी को क्या करवाती है? ब्रेस्ट फीड करवाती है। तो ये भी क्या, तब तक भी इसके अंदर क्या नहीं आता? ओव्यूलेशन नहीं होता है। और ये भी क्या एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम करता है। कौन? लैक्टेशनल एमनोरिया। जब तक वो अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएगी, मेंसेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये भी सिम्टोथर्मिक मेथड क्या है? एक तो और एक और क्या है? एक मेथड और है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में क्या है कि वुमन को जो है एक टिश्यू का टुकड़ा लेकर के सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना पड़ता है। अगर थिन है और वाटरी है तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो चुका है, और थिक है तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। तो जिस दिन अगर थिक होगा तो वो क्या करेगी? अवॉइड करेगी। जिस दिन वाटरी या थिन फ्लूइड मिलेगा। और सिम्टोथर्मिक मेथड क्या है कि जब कैलेंडर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस मेथड तीनों साथ में यूज लिए जाए तो उसको बोलते हैं सिम्टोथर्मिक मेथड। क्या बोलते हैं? सिम्टोथर्मिक मेथड। और नॉर्मली एब्स्टिनेंस क्या है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो 100% क्या करो? अवॉइड करो। क्या करो? अवॉइड करो। तो देन आपको क्या होगा?
अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सो नेक्स्ट चले आगे। तो ये तो किसके बारे में था, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। नेक्स्ट चलते हम बैरियर मेथड के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में चलते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो है वो क्या होते हैं, एक तो फिजिकल बैरियर जिसके अंदर मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम आते हैं, मेल और फीमेल कॉन्डम्स आते हैं। मेल जो है ये क्या, दोनों ही जो है कॉन्डम्स जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, है ना। और फीमेल कॉन्डम को ऑल्सो नॉन एज फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। और ये लेटेक्स से मिलकर बने होते हैं। और ठीक है, तो ये कुछ बैरियर मेथड के बारे में फिजिकल। और केमिकल में क्या होता है, केमिकल में जो है, केमिकल मेथड में कुछ जेली टैबलेट्स टैबलेट्स क्या की जाती है, यूज की जाती है, जो कि क्या होती है, स्पर्मिडिसाइडल होती है। इनको क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, क्रीम और जेली को इनको क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और ये क्या करती है, स्पर्मिडिसाइडल नेचर की होती है। जैसे ही कोइटस एक्ट के दौरान जब स्पर्म एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो स्पर्मिडिसाइडल हो गए। और नॉर्मली फर्टिलाइजेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट है कि डब्ल्यू एच ओ डज नॉट रिकमेंडेड दिस मेथड, है ना। मतलब जो भी केमिकल मेथड मैंने आप लोगों को बताया, जो भी जेली है या सपोजिटरी है जो कि क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है, तो डब्ल्यू एच ओ जो है वो इसको क्या नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता। बिकॉज ये क्या करती है, फीमेल के अंदर वेजाइनल इरिटेशन करती है। क्या करती है, वेजाइनल इरिटेशन करती है, वेजाइनल इरिटेशन करती है। इस वजह से डब्ल्यूएचओ इस मेथड को रिकमेंडेड नहीं करता है। नेक्स्ट क्या आ गया, कंबाइंड। क्या आ गया, कंबाइंड। कंबाइंड में क्या होगा, बैरियर भी हो तो कंबाइंड में क्या होगा, हार्मोनल प्लस केमिकल। हार्मोनल प्लस केमिकल क्या होंगे, मेथड्स यूज होंगे। तो ये तो क्या था, केमिकल मेथड के बारे में। और नेक्स्ट है आईयूडी। तो आईयूडी तो आपने कल अच्छे से पढ़ ही लिया है। 3 जनरेशन होती है आईयूसीडी की। कितनी जनरेशन होती है, 3 जनरेशन होती है ना, 3 जनरेशन होती है। और नॉर्मली ये की क्वेश्चन आता है कि CU 380 को कितने ईयर्स के लिए यूज जाता है, 10 ईयर्स के लिए यूज लिया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है हार्मोन, नेक्स्ट जो मेथड है वो होता है परमानेंट मेथड। कौन सा होता है, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड जो है वो क्या, कौन कौन से होते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्या होते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो है वो मेल्स के अंदर किया जाता है, वॉस डेफरेंस को कट किया जाता है, वॉस डेफरेंस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध लिया जाता है। क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब कट एंड बाइंड, बांध दिया जाता है। अब नॉर्मली जो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन जो है प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म करते हैं, ये ट्यूबेक्टोमी क्या किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। और जो वेसेक्टोमी है ना, वेसेक्टोमी क्या होता है, सबसे ज्यादा चीप होता है और इजी होता है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कौन से मेथड ज्यादा यूज करते हैं कपल के अंदर, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी यूज करते हैं। और अगर कोई पूछे चीप कौन सा है, सस्ता कौन सा है, तो कौन सा है, वेसेक्टोमी। लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर कोई कपल जो है परमानेंट मेथड या स्टेलाइजेशन मेथड, परमानेंट मेथड को और अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेलाइजेशन मेथड। क्या बोल सकते हैं, स्टेलाइजेशन मेथड। तो अगर कोई कपल स्टेलाइजेशन मेथड का यूज कर रहा है और उसके अंदर जो मेल पार्टनर है वो यूज कर रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्स को ये सजेशन देना है कि 30 एजाकुलेशन तक, 30 एजाकुलेशन तक या 3 मंथ तक जो है आपको कोई और बैरियर मेथड भी यूज करना है। क्या करना है, और बैरियर मेथड भी यूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि स्पर्म जो है वो अभी तक क्या हो, अलाइव हो। और वो क्या कर सकते हैं, जो बच्चे में स्पर्म है वो क्या कर सकते हैं, जो भी है प्रेगनेंसी को
कंसीव करवा सकते हैं, इसलिए बोलना है कि 3 मंथ तक जो है आपको क्या करना है, कोई और मेथड यूज लेना है, कोई और मेथड यूज लेना है। तो ये तो क्या किसके बारे में था, हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड के बारे में। तो अब है ना इसमें पूछा हुआ है बैरियर मेथड, आपको समझा दिया, फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम, रिदमिक मेथड यानी कैलेंडर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेरियन डाइवर्स, आपको कल वाली क्लास में भी मैंने बताया तो आज में भी बताया था, 3 जनरेशन होती है। और ये नेक्स्ट है कंबाइंड ओरल पिल्स, ये क्या होती है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती है। तो अगर कोई मैरिड कपल है न्यू, वो बोल रहा है कि बेस्ट मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो नर्स उसको कौन सा सजेस्ट करेगी, कंबाइंड ओरल पिल्स का सजेशन करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज जो कंबाइंड ओरल पिल्स है, सबसे पहली बात तो ये बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड आपको मैं एक बार इसके जब आपको बेनिफिट्स बताऊंगी तब ये तीनों आंसर क्यों नहीं हुए अपने आप पता चलेगा। कंबाइंड ओरल पिल सबसे पहली बात तो क्या है, रिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल है, प्लस इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। और रिवर्सिबल का मतलब है कि जब कोई न्यूली मैरिड कपल की अभी तो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी क्या करेगा, कंटिन्यू करना चाहेगा, तो आराम से इसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यू। और ये 99% इफेक्टिव है कंबाइंड ओरल पिल्स, अगर वुमन अच्छे से इसको यूज करना चाहे तो। एक तो वुमन क्या रहे, इसमें जो भी वुमेन है वो अवेयर रहे, और जो है नॉलेज है उसको, तो ये क्या 99% यूज है। प्लस ये क्या है, हॉर्मोन्स का कॉम्बाइनेशन है, तो ये क्या है, एक्ने को भी रिड्यूस करती है, क्या करती है, एक्ने को भी रिड्यूस करती है। और ये जो भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस में क्या नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती है, क्या नहीं करती, डज नॉट इंटरफेयर, जो भी नेचुरल फीलिंग वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती, डज नॉट इंटरफेयर इन नेचुरल एक्सपीरियंस। तो बैरियर मेथड में जो भी कॉन्डम्स वगैरह है, वो हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या उसे मिसप्लेस हो जाए, तो हो सकता है प्रेगनेंसी अचीव हो जाए। रिदमिक मेथड में कैलेंडर मेथड, विमेन अवेयर नहीं रहे, उसे अपनी डेट ध्यान नहीं रही है, उसको कब जो है मेंसेस आए थे वो ध्यान नहीं रहे। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी उन्हीं में परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो वुमन जो है बहुत ज्यादा हाईली क्या हो, मोटिवेटेड हो उसको यूज करने के लिए, टेल को चेक करने के लिए, प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो, एक बच्चा हो, है ना। हमेशा आप ध्यान रखना आईयूडी आप उसी के अंदर इंसर्ट करोगे। आप लोगों को मैं बता दूं, आईयूडी जो है इंसर्ट करने के लिए नॉर्मल क्राइटेरियाज होते हैं। आईयूडी होती क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, उस ये ना यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है। नॉर्मली आईयूडी आप उसी को कर सकते हो। पहली बात तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, एक बच्चा तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके ये इरिवर्सिबल हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस वजह से एक न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, कंबाइंड ओरल पिल्स होगा। और आईयूडी में क्या ध्यान रखना पड़ता है, वुमन जो है उसको आईयूडी की टेल चेक करनी है। तो ये तीनों ही मेथड जो है वो ओरल पिल्स के बजाय ज्यादा अच्छे नहीं है, तो कंबाइंड ओरल पिल्स ही नर्स क्या देगी, न्यूली मैरिड कपल को सजेशन देगी। नेक्स्ट चले आगे, ऑल हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट, सिवाय इसके सभी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम कारक हैं। फर्स्ट है ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज, या फिर एक्सोजीनस एस्ट्रोजन। इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन जो कि क्या नहीं है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए जरूरी नहीं है, तो कौन सा होगा, जल्दी आंसर दो, पुट करो अपना। ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, या डायबिटीज, या एक्सोजेनस एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मल्टीपैरिटी यानी फ्रीक्वेंसी है। तो एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा, तो पहली बात तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है क्या, तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है, यूट्रस की क्या है, इनर लेयर है, इनर लेयर के जो कौन सी एंडोमेट्रियम, उसका क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, हैवी ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और बहुत पेल्विक पेन होगा, तो ऐसे पता चले। तो नॉर्मली जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है ये किसकी वजह से हो सकता है, पहली बात तो एडवांस एज हो,
है ना। एक्सोजीनस एस्ट्रोजन, देखो नॉर्मल एक जो चीज नेचुरल होती है उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हम सभी वुमेन्स के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन क्या होता है, सीक्रेट आउट होता है, लेकिन एक लिमिटेड एज के बाद एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है। तो जब भी एस्ट्रोजन किसी वुमेन के अंदर कम होगा तो उसके जो है रिंकल्स आने लग जाएंगे फेस पे और काफी सारे बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए। लेकिन जो भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है या मॉडल है तो उनको क्या है, उनका प्रोफेशन ऐसा है तो उनको क्या करना पड़ता है, बाहर से एस्ट्रोजन लेना पड़ता है। इसलिए लेना पड़ता है ताकि स्किन अच्छी रहे और वो नॉर्मली यंग दिखे। तो वो क्या करते हैं, एक्सोजीनस एस्ट्रोजन लेती बॉडी में, एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। तो एक्सोजीनस बंद नहीं, आई मीन लिमिटेड हो जाता है उसका सीक्रेशन। तो एक्सोजीनस क्या लेती है, एस्ट्रोजन लेती है। तो वो क्या कर सकता है, कैंसर को कॉज करने का कारण है। डायबिटीज भी कैंसर को कॉज करने का कारण है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक मुख्य कारण है किसका, कैंसर का। और नेक्स्ट है मल्टीपैरिटी। तो मल्टीपैरिटी इधर ना होकर के, ये इसका आंसर क्या है, मल्टीपैरिटी। तो इधर है मल्टीपैरिटी ना होकर के क्या होगा, नल्लीपैरिटी इसका मतलब मेरी बात समझो कि अगर कोई विमेन जो है बार बार बच्चे को जन्म दे रही है तो उसमें कैंसर होने का चांस नहीं है। अगर किसी वुमन ने कभी भी लाइफ टाइम में क्या नहीं किया, बच्चे को जन्म नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, बच्चे को जन्म नहीं दिया, नली पेरेंट्स है ना, कभी भी ना उसकी शादी हुई है ना उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसमें चांस है कैंसर का, है ना। तो मल्टीपैरिटी में नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या पूछा है कि ऑल आर हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट, सिवाय इसके सभी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम कारक है। तो ओबेसिटी भी है, मल्टीपैरिटी नहीं है। मल्टीपैरिटी की जगह अगर नलीपैरिटी होता तो भी सही होता। तो नलीपैरिटी जो है वो भी क्या एक कारण है, तो मल्टीपैरिटी इसका आंसर राइट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस रक्त आधान के बाद हेपेटाइटिस का कारण बनता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी। ऐसा कौन सा जो वायरस है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का, तो क्या है हेपेटाइटिस सी। कौन सा होगा, हेपेटाइटिस सी। तो पहली बात तो हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ इंफ्लामेशन ऑफ लीवर, है ना, इंफ्लामेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस भी जो है वो टू टाइप से होते हैं, एक होता है हेपेटाइटिस ए और ई साथ में होता है, ए और ई साथ में होता है, और एक होता है हेपेटाइटिस बी सी डी। अब जो हेपेटाइटिस ए और ई है ना, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है। किससे स्प्रेड होता है, फीको ओरल रूट। यानी आपने कोई शेयर यूटेंसिल्स गंदे बर्तन के अंदर खाना खा लिया है, या फिर नॉर्मल जो है प्रॉपर सैनिटेशन वाला फूड नहीं था, है ना। तो अगर आपने कोई गंदा खाना खाने की वजह से, खराब पानी पीने की वजह से, और इस वजह से क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस पॉसिबल है। और नॉर्मली जो प्रेगनेंसी में वो हेपेटाइटिस ई बहुत ज्यादा फेटल होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और जो हेपेटाइटिस बी सी और डी है, ये क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो गया हो, ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो गई हो, तो उसमें कौन सा हेपेटाइटिस होता है, बी सी डी। बी सी डी हेपेटाइटिस जो है उसमें अकर होने का प्रॉब्लम रहता है। और एक ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी होगा तो ही डी होगा। अगर डी कभी भी, हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला नहीं होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है हेपेटाइटिस सी।
हेपेटाइटिस सी जो है वो मोस्ट कॉमन जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप लोगों को मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पहली बात तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो 15 से 30 मिनट तक क्या करना चाहिए अपन को, जो उसकी ओवरफ्लो रेट है वो क्या रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। 15 से 30 मिनट तक क्या करना है, पेशेंट के पास स्टैंड अप रहना है, पेशेंट के पास खड़े रहना है, प्लस वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना चाहिए। और अगर उसको कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन यानी इचिंग हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्पीनिया हो रही है, चिल्स हो रही है, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली उसको नर्स को जो है ट्रांसफ्यूजन बंद कर देना चाहिए। और यहीं अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड की प्रॉब्लम हो गई हो, सर्कुलेटरी ओवरलोड की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसको फ्लो रेट क्या करनी चाहिए, बंद नहीं करके धीमे कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? धीमे कर देनी चाहिए फ्लो रेट। तो ये तो हुआ हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए और ये मोस्ट कॉमन जो है हेपेटाइटिस सी जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन फैलता है ब्लड, अगर आपने नीडल शेयरिंग कर ली हो, है ना। और नॉर्मली जो है आरबीसी का अलग पोस्ट इंफ्यूजन टाइम होता है। नॉर्मली जो है 4 हार्स तक जो है आरबीसी को क्या करना चाहिए, 4 घंटे के अंदर अंदर आरबीसी को एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। अगर 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, 4 घंटे से ज्यादा हो गया तो सेप्टिसीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और किसी ने आधे घंटे के अंदर ही चढ़ा दी बॉटल खून की तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है ना। और ब्लड बैंक से ब्लड आने तक 30 मिनट के अंदर अंदर क्या करना है, ब्लड एडमिनिस्टर स्टार्ट करना है। और इसमें एक टर्म आती है थाउनिंग पीरियड। क्या आती है? थाउनिंग पीरियड। क्या आती है? थाउनिंग पीरियड आती है। थाउनिंग पीरियड क्या होता है, ब्लड बैंक से लेकर के हॉस्पिटल में ब्लड एडमिनिस्टर करने तक पेशेंट को का जो बीच वाला जो पीरियड टाइम होता है उसको बोलते हैं थाउनिंग पीरियड। तो वो कितना होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 मिनट का होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। एक नर्स को मूत्र संग्रह प्रणाली से कल्चर के लिए मूत्र का नमूना कैसे एकत्र करना होगा? विथ नीडल एस्पायरेशन, एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग, कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, या डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट। आंसर पुट करो। आंसर पुट करो जल्दी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, विथ नीडल एस्पायरेशन। क्या करना चाहिए? नीडल एस्पायरेशन के थ्रू ही आपको यूरिन कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपको क्या करना है, कैथीटर में क्या करना है, आपको नीडल एस्पिरेशन करना है और वहां से यूरिन कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। सिवाय इसके निम्नलिखित सभी हार्मोन पूर्व काल पिट्यूटरी से द्वारा स्रावित होते, तो जीएच, जीआरएच, टीएसएच या एफएसएच। आंसर पुट करो। एक्सेप्ट पूछा है, मतलब इन चारों में से 3 तो सीक्रेट कर रही है एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन एक को नहीं कर रही, वो कौन सा है? राइट आंसर आपका क्या है? बी, जीआरएच। तो जीआरएच कोई हार्मोन नहीं होता है। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके किस पे काम जो की करेगी, ओवरी पे जाके काम करेगी। और ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगी। तो ये क्या है?
और फॉलिकल्स जो है उसको सीक्रेट करेगी। तो ये तीनों जो है वो किससे सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली अगर किसी में ज्यादा हो जाए तो गिगेंटिज्म बोलते, बच्चों में अगर ज्यादा हो जाए तो गिगेंटिज्म बोलते। और ग्रोथ, जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। बच्चों में ज्यादा तो गिगेंटिज्म, और एक्रोमिगेली अडल्ट में हो जाए तो एक्ट्रोमिगेली। ठीक है, नेक्स्ट जो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर नॉर्मली कम हो जाए अडल्ट के अंदर तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम होंगे? वेट गेन होगा, मेटाबॉलिक रेट कम होगी, हीट कम जनरेट होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, ठंड सहन नहीं होगी बिकॉज बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो हीट होगी नहीं। तो नॉर्मल अगर अडल्ट में टीएसएच क्या हुआ? कम हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और यही अगर बच्चे में कम हुआ तो क्रेटिनिज्म होगा। क्या होगा? क्रेटिनिज्म होगा। क्रेटिनिज्म क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा बच्चे का। क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। मतलब वो अपनी एज वाले बच्चों के जैसे बिहेव नहीं करेगा, थोड़ा सा उसमें क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अल्टर होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे जाके काम करेगी? ओवरी पे काम करेगी। और ओवरी क्या करेगी? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को क्या करेगी? सीक्रेट आउट करेगी। तो जीआरएच का इधर कोई सीन नहीं है। अगर आपको कोई बोले एंटीरियर पिट्यूटरी से तो ये वाले हार्मोन, और भी काफी सारे हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट आउट होते हैं। और ये अगर पूछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो एक तो होता है एडीएच, एक क्या होता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। और एक क्या सीक्रेट करेंगे? ऑक्सीटोसिन। क्या सीक्रेट करेंगे? ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन बोला जाता है, बॉन्डिंग हार्मोन बोला जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को अपन वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो है वो दूसरा नाम क्या है? तो वैसोप्रेसिन और पिट्रिसिन, पिट्रूसिन, ये सारा नाम है। तो ये किसके बारे में था? और नॉर्मल जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? जो भी नेफ ग्लोमर ट्यूबुल्स होती हैं उसके अंदर से वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, ताकि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन ना हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल। ग्लाइकेटेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण ग्लूकोज स्तर का मतलब है, जो कि डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर किया जाता है। ओवर 2 days, ओवर 14 days, ओवर 30 days, ओवर 90 days। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 90 days, यानी 3 मंथ। 3 मंथ के लिए क्या होता है? ये चेक किया जाता है। ये नॉर्मली जो है डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर किया जाता है कि उसने सही से जो है डॉक्टर ने जो डाइट प्लान दिया था वो फॉलो किया नहीं किया। तो वो किससे पता चल जाता है? इस टेस्ट से पता चल जाता है। ये पिछले 3 महीने का ग्लूकोज लेवल बता देता है बॉडी के अंदर के पेशेंट ने अच्छे से किया या नहीं किया। नेक्स्ट चले आगे। अ सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन साइकेट्रिक मेडिसिन इज सेड टू बी। मनोरोग चिकित्सा में क्या सही है या गलत, इसके बारे में एक व्यक्तिपरक भावना को कहा जाता है वैल्यूज, मॉरलिटी, रिलीजन, या फिर बायोएथिक्स। आंसर दो। एक सब्जेक्टिव फीलिंग, यानी पर्सन खुद फील कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मॉरलिटी। मॉरलिटी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। और ये ना मॉरलिटी कहाँ से आती है? हमारे कल्चर से आती है। कहाँ से आती है? कल्चर से, यानी जिस एनवायरमेंट में हम बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, उससे क्या आती है? मॉरलिटी आती है। नेक्स्ट, वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है? वैल्यूज, ट्रेडिशंस, जो भी मान्यता है उसको अपन बोलते हैं वैल्यूज। रिलीजन अलग अलग, हिंदू, ईसाई, है ना,
क्रिश्चियन, ये सारे जो है वो क्या रिलीजन अलग अलग है, रिलीजन का इधर कोई नहीं। बायो एथिक्स जो है वो इसके अंदर जो है साइकेट्री के अंदर नहीं है। तो नॉर्मल जो मॉरलिटी वो क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। और ये क्या किया जाता है किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो राइट और रॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर आया था, अपने सुपर ईगो में पढ़ते हैं अपन। सुपर ईगो में आप लोगों को पता होगा पर्सनैलिटी के तीन होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। और जो सुपर ईगो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है, मॉरल प्रिंसिपल पे। यानी एट होगा वो क्या करेगा, इमीडिएट सीकिंग प्लेजर, मतलब हाथों हाथ उसको क्या चाहिए कि सेटिस्फेक्शन चाहिए रहेगा। जबकि ईगो जो है वो प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और ईड और सुपर ईगो के बीच का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करके चलता है, ईगो। और सुपर ईगो मतलब जो भी मॉरल्स है, हाई मॉरल्स, वो क्या होगा, सुपर ईगो। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। नर्स हैज टू अप्लाई इरेथ्रोमाइसिन ointment to a newborn child, which area of eye she is supposed place it। नर्स को नवजात शिशु को क्या करनी, इरेथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगानी है। तो कहाँ लगाएगी वो, आंख के किस क्षेत्र में रखना चाहिए, ऑन दी कॉर्निया, अंडर द आईलिड, लोअर कंजक्टाइवा या अपर कंजक्टाइवा। आंसर फ्रूट करो। एक नर्स जो है उसको क्या करनी है, न्यूबॉर्न बेबी को इरेथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगानी है। तो ये कहां पर नर्स प्लेस आउट करेगी, तो कहां पर करेगी, लोअर कंजक्टाइवा पे। ये जो नॉर्मल इरिथ्रोमाइसिन है वो की क्या है, एक तरह की बैक्टीरियल ऑइंटमेंट है ना, बैक्टीरियल ऑइंटमेंट है। और अगर इसकी जो सही लोकेशन पूछे तो वो क्या होगी, लोअर कंजक्टाइवा। क्या होगी, लोअर कंजक्टाइवा। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और हमेशा पूछे कि ना आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप दोनों जो है डॉक्टर ने साथ प्रिस्क्राइब किए, तो आप पहले क्या यूज करोगे, तो पहले आप हमेशा किसको प्रेफर करोगे, आई ड्रॉप को। आई ड्रॉप पहले डालोगे, उसके बाद आई ऑइंटमेंट यूज करोगे। दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए, 2 से 5 मिनट का गैप होना चाहिए। हमेशा आई ड्रॉप पहले डालोगे देन आई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट चले आगे। फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट में कॉज, किसी रोगी में द्रव की अधिकता का कारण हो सकता है, एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा या सेरिब्रल एडिमा। आंसर पुट करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, पल्मोनरी एडिमा। नॉर्मल जो है किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। पेरिफेरल एडिमा जो है वो नॉर्मली जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनएसआर का जनरलाइज एडिमा होता है। और पल्मोनरी एडिमा अगर हो तो किसी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड का कॉज बन सकता है। नेक्स्ट है ऑल ट्रू रिगार्डिंग एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक्सेप्ट, सिवाय एच पाइलोरी संक्रमण के संबंध में सभी सत्य है। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज इरेडिकेटेड बाय ट्रिपल थ्योरी थेरेपी, प्रोड्यूसेस यूरेज एंजाइम या कॉज माल्टोमा ट्यूमर। कौन सा जो है इसके अंदर गलत है, आंसर दो अपना। एच पाइलोरी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए
जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एच पाइलोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नहीं, ये जो एच पाइलोरी है वो क्या, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बाकी ये ट्रिपल थेरेपी से क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट होता है एक ट्रिपल थेरेपी, उससे ये पूरा खत्म हो सकता है, इरेडिकेटेड हो सकता है। नॉर्मली क्या करता है, पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है, और ये माल्टोमा ट्यूमर का भी कारण बन सकता है, और ये यूरिएज एंजाइम का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय अ पेशेंट विद बैकएक शुड अलर्ट द नर्स। पीठ दर्द से पीड़ित रोगी के निम्नलिखित में से कौन से कथन से नर्स को सचेत होना चाहिए, पेन ऑन मूवमेंट, पेन रेडिएटिंग द लेग, पेरिनियल एनेस्थीसिया, या पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फिट। पैरों में दर्द का एहसास खत्म हो गया। अगर कोई पेशेंट है जो कि बोल रहा है मेरे बैक में क्या हो रहा है, बहुत एक हो रहा है, तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नर्स को अलर्ट करेगा, तो हिलने डुलने पर दर्द होगा, या फिर लेग के अंदर फैल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पेरिनियल एनेस्थीसिया। पेरिनियल एनेस्थीसिया हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को बैक एक हो रहा है। नॉर्मल हिलने डुलने पर दर्द होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। पेन जो है वो हमेशा रेडिएशन उसका क्या है, रेडिएट होना उसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फीट, ये भी सही है। तो नॉर्मल जो पेरिनियल एनेस्थीसिया है वो किसका कॉज हो सकता है, बैक एक का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द पर्पज ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रैप। लिम्फ नोड का उद्देश्य फंसाना, एंटीजन को, मैक्रोफेज को, हार्मोन को, या आरबीसीज को। इसका तो आंसर आप राइट दोगे एटलीस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीजन। जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, ये सारा यही काम करते हैं। तो एंटीजन का क्या करते हैं, ये उसको ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते ताकि बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल मैकेनिज्म ना हो। मैक्रोफेज जो होती है वो क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करने का काम करती है। हॉर्मोन्स का पूरा रिलेटेड किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से। और आरबीसी जो है वो पूरा ब्लड का पार्ट है। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।